इस लेक्चर में माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है उसके ऊपर डिसप्लेजर एक्सप्रेस किया है, यानी कि नाखुशी जताई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी क्या है स्टैंड? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो भी कम्युनिटी ऐसी है जो हाफ ऑफ नंबर से बिलो है तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये पिटीशन डाली थी एक सुप्रीम कोर्ट में कि हिंदू कम्युनिटी बहुत सारे स्टेट में क्या है, माइनॉरिटी में है, यानी कि 50% से कम पॉपुलेशन है बहुत सारे स्टेट में, वहाँ उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड चेंज किया है। वो स्टैंड क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा ये जान लो माइनॉरिटी है क्या। माइनॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। जैसे हम सेंट्रल लेवल पे बात करें पूरे इंडिया की तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ एक ही कम्युनिटी की है हमारे इंडिया में, वो है हिंदू कम्युनिटी, हिंदू धर्म के लोग। तो रिलीजियस आधार पे हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं 50% से ज़्यादा, तो ये मेजॉरिटी में आएंगे। लेकिन जो 50% से कम है, लगभग सभी 50% से कम है, चाहे आप सिख की बात करो, मुस्लिम की बात करो, क्रिश्चियन या बौद्ध, जैन या पारसी, ये सब क्या है कम्युनिटी 50% से कम पॉपुलेशन है, तो ये सारी माइनॉरिटी में आती हैं। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किया हुआ है किस किस कम्युनिटी को, डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ है, मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। उसमें कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करने की पावर स्टेट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। तो ये कनकरेंट पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि दोनों ही, अगर मान लो किसी स्टेट में, स्टेट लेवल पे बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं स्टेट में, और उनमें से मान लो कोई 50% से कम पॉपुलेशन है किसी की, मान लो हिंदू भी 50% से कम है उस स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो माइनॉरिटी स्टेटस दे सकती है हिंदू कम्युनिटी को उस स्टेट में। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो भी स्कीम, योजना, वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं, उनके कल्याण के लिए, उनका फ़ायदा ले सकती है, बेनिफिट ले सकती है हिंदू कम्युनिटी उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये मार्च में बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों के पास कनकरेंट पावर है माइनॉरिटी स्टेटस देने का। लेकिन अभी क्या बोला है, फ्रेश एफिडेविट में, फ्रेश एफिडेविट फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ माइनॉरिटी नोटिफाई करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो केस क्या है, पूरा केस डिस्कस करते हैं। इस पिटीशन में देखो, हिंदू कम्युनिटी को माइनॉरिटी 6 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर करने की बात बोली। इस पिटीशन में, यानी कि जिसने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, उस पिटीशन में, याचिका में ये कहा कि 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी में हैं, 50% से कम पॉपुलेशन है, और 3 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला हुआ है। और माइनॉरिटी के लिए जो वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, भले के लिए स्कीम चलाई जाती हैं, उनका उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता, फ़ायदा नहीं मिलता। 2011 की सेंसस के हिसाब से, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में केवल हिंदू पॉपुलेशन 2.5% है, जितनी भी लक्षद्वीप में पॉपुलेशन है उसका 2.5% हिंदू कम्युनिटी है। मिजोरम में 2.75% है, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39%, पंजाब में 38.4%। कितने परसेंट है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए 3-4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कि किस किस में माइनॉरिटी कम्युनिटी में है हिंदू कम्युनिटी। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में। तो इनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, ऐसा इस पिटीशन में कहा। और इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का भी हवाला दिया। इसमें कहा पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में टीएम पाई, एक केस है, टीएम पाई फाउंडेशन का केस है 2002 का, एक 2005 का बाल पाटिल केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट का अधिकार होना चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस देने का। ये केस क्या है, केस को बाद में डिस्कस करेंगे हम। इस पिटीशन में ये भी आर्ग्यू किया, 2004 में एक एक्ट बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि पार्लियामेंट ने, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। ये पावर देता है अनब्रिडल्ड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि पावर देता है स्ट्रॉन्ग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के थ्रू, ये आर्बिट्ररी है, इरेशनल है, ऑफेंडिंग है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए भाई साहब, इतनी छोटी सी बात। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये लॉ पास करते हैं भाई साहब, तब कोई कानून आता है। लेकिन लॉ पास करके पार्लियामेंट और उस कानून में लिख दे
की पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ डिसाइड करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल मिनिस्टर आपको पता थोड़े बहुत होते हैं, रूलिंग पार्टी की लगभग होते हैं मेनली, और प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गई गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास पावर है, और इस गवर्नमेंट के पास जो पावर है इस पिटीशन में ये कहा है वो आर्बिटरी है, मनमर्जी की है, इरेशनल है और ऑफेंडिंग है। जो ये एक्ट है एनसीएमईआई का एक्ट है 2004 का, इसका सेक्शन 2 क्लाउज एफ है, उसमें ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है और नोटिफाई कर सकता है। यानी कि किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने का दर्जा केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये बोलता है ये एक्ट। टीएम पाई का केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का 2002 का केस है ये टीएम पाई का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आर्टिकल 30 है ये माइनॉरिटी को अधिकार देता है, अल्पसंख्यक को अधिकार देता है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। और माइनॉरिटी कौन कौन सी होंगी? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दो माइनॉरिटी हैं, दो आधार पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तो लैंग्वेज के आधार पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा के आधार पे, एक रिलीजन के आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पे। तो ये पावर निर्धारित करने की किसकी है? स्टेट की होगी, स्टेट वाइज निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी कौन से स्टेट में माइनॉरिटी में आएगी। फिर ये बाल पाटिल केस है 2005 का। सुप्रीम कोर्ट ने टीएम पाई जो केस है उसी को ही अफेल्ड किया, उसी का ही रेफर किया कि वो केस सही था, और इसके आधार से दोनों कैटेगरी की रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये स्टेट डिसाइड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले स्टैंड क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास कनकरेंट पावर है, वो डिसाइड कर सकती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए वो लॉ बना सकती है, इनेक्ट कर सकती है कोई भी लॉ। स्टेट आइडेंटिफाई कर सकती है, सर्टिफाई कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने रूल के हिसाब से, जो भी स्टेट में रूल बने हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉइंट आउट किया था कि महाराष्ट्र ने देखो एक लॉ बनाया था 2016 में, उसमें जीव कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया था। और कर्नाटक ने देखो बहुत सारी लैंग्वेज को माइनॉरिटी लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लामानी, लामनी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती कर्नाटक में डिक्लेयर किया था। तो लेकिन अभी फ्रेश एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया कि नोटिफाई करने का कि कौन माइनॉरिटी है या नहीं है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो हमारे संविधान में या और कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं जो माइनॉरिटी को वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं या पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो और कौन कौन से लॉ हैं? एक तो हो गया ये 2004 का जो कानून हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट है 1992 का एक एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। इसका सेक्शन 2 क्लाउज सी ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर सकेगी और नोटिफाई कर सकेगी। तो ये 1992 का केस भी, 1992 का एक्ट भी, कानून भी यही बोलता है कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो माइनॉरिटी को डिक्लेयर कर सकती है कि कौन माइनॉरिटी है कौन नहीं है। तो इसके हिसाब से जो 1992 का एक्ट है करंटली उन्हीं कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं 1992 एक्ट के हिसाब से। इसका सेक्शन 2 क्लाउज सी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट है 1992 का। इसके हिसाब से पहला तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, नेशनल कमीशन बना दिया ये। इसमें 1993 में ही इस कमीशन ने ये जो बिठाया 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रिकमेंड किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। उसमें से कौन कौन सी हैं 5 कम्युनिटी? 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन या पारसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया, यानी कि 5 कम्युनिटी थी। 2014 में एक जैन कम्युनिटी को और माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, यानी कि टोटल अभी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो सेंट्रल लेवल पे काउंट होती हैं, अलग अलग स्टेट लेवल पे काउंट नहीं होती। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया गया इस 1992 के एक्ट के तहत, यानी कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब सांविधिक संस्था बना दिया, और इसका नाम भी चेंज कर दिया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। इसमें कौन कौन होता है मेंबर? एक तो इसमें चेयरपर्सन होता है, इसका अध्यक्ष होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, उप अध्यक्ष, और 5 मेंबर होते हैं। वो देखो सारे के सारे मेंबर हैं जो ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और ये 7 के 7 पर्सन ऐसे होने चाहिए, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं पर्सन को नॉमिनेट करेगी, मेंबर या चेयरपर्सन, जिनके पास एमिनेंस होगी, एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, यानी कि वो ऑनेस्ट होंगे और उनके पास ऐसी दक्षता होगी कि वो ऐसे केसेस को या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिकमेंडेशन दे सकें। चेयरपर्सन हो या मेंबर, इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक ये मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं? ईच मेंबर देखो ये 3 साल के लिए मेंबर रह सकते हैं जब भी इन्होंने ऑफिस लिया है, यानी कि ऑफिस में एंटर किया है।
फंक्शन क्या होते हैं इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के? ये देखो, यूनियन या स्टेट के जितने भी डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई हैं उनका प्रोग्रेस देखती है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ये कमीशन है जो माइनॉरिटीज़ का, जितने भी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया है उनमें जितने भी सेफगार्ड दिए गए हैं उनकी कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे काम चल रहा है, इनकी मॉनिटरिंग करता है ये कमीशन। सेफगार्ड के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए रिकमेंडेशन भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी सिफारिश करता है। कोई भी मान लो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट रिवॉर्ट्स हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, समुदाय का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस मैटर की भी इन्वेस्टिगेशन करता है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। स्पेशल कंप्लेंट है, कोई मान लो कोई भी कंप्लेंट आई है स्पेसिफिक माइनॉरिटी के रिगार्डिंग, उनके सेफगार्ड या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कहीं पे, तो उसका भी ये कंप्लेंट की छानबीन करती है, देखभाल करती है। हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजन दिए हुए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए? एक है आर्टिकल 29, ये प्रोवाइड करता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। एनी सेक्शन, ये वर्ड याद रखना 29 में, यानी कि इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए दिया हुआ है आर्टिकल 29। कोई भी, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, कोई भी हमारे भारत का सिटीजन है, वो हमारे भारत में रहता है किसी भी पार्ट में, वो अपनी डिस्टिंक्ट अलग लैंग्वेज को, भाषा को, स्क्रिप्ट को, लिपि को, कल्चर को, संस्कृति को प्रिजर्व कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है, राइट टू कंजर्व का है। अपनी भाषा, धर्म, कल्चर, स्क्रिप्ट किसी को भी प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है, कोई भी सेक्शन हो, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। और दो तरह की माइनॉरिटी दी गई है इसमें, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी धर्म के आधार पर, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकता। आर्टिकल 30 कहता है ऑल माइनॉरिटीज। देखो, इसमें कहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन आर्टिकल 30 कहता है ऑल माइनॉरिटी, केवल और केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए आर्टिकल 30, यानी कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो आती है वो हमारे देश में अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन्हें पूरा अधिकार है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि अपनी चॉइस के हिसाब से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकती हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने लिए स्कूल खोल सकती हैं, कॉलेजेस खोल सकती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। और आर्टिकल 30 में जो प्रोटेक्शन है केवल माइनॉरिटी को दिया गया रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पे, 29 सबके लिए, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए। फिर आर्टिकल 350B दिया हुआ है, ये 350B जोड़ा था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, इसके द्वारा आर्टिकल 350 जोड़ा था संविधान में। और ये जोड़ा था, इसमें दिया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी एक आदमी को स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल 350B के अकॉर्डिंग। और इसकी ड्यूटी क्या होगी, कर्तव्य स्पेशल ऑफिसर की? इसकी ड्यूटी यही होगी, इसका कर्तव्य होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटियाँ हमारे देश में, उनके जितने भी मैटर हैं, मामले हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा, छानबीन करेगा और उनके राइट को, अधिकारों का सेफ गार्ड करेगा, प्रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा। तो यही था इसके बारे में।